दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खास डेवलपमेंट हुआ, उन तमाम घटनाक्रमों का आज फिर से जायजा लेंगे और आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तब इसे न सिर्फ यूक्रेन पर हमला माना गया, बल्कि इसे पूरे यूरोप पर हमले के तौर पर देखा गया। पश्चिमी जगत ने एक कदम और आगे बढ़कर इसे पश्चिमी देशों पर हमला करार दिया। इसकी एक वजह यह थी कि आक्रमण के पहले से ही पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े थे। इसलिए जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब पश्चिमी देशों ने एकजुटता से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि यूक्रेन पर रूसी हमले ने पश्चिमी जगत को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अभी बीते दिनों फिनलैंड भी अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो समूह का हिस्सा बन गया। यूक्रेन संकट को इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। जाहिर है पश्चिमी देशों की ये एकजुटता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नागवार गुजर रही है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि उसके प्रतिद्वंदी अमेरिका की अगुवाई में एक ऐसी जमात तैयार हो जो उसके खेल को बिगाड़ दे। इसलिए रूस चाहता है कि पश्चिमी जगत का विभाजन हो जाए ताकि अपने हिसाब से वो वहां अपनी राजनीति चमका सके। यानी पश्चिम में फूट डालो और राज करो की नीति पर पुतिन अमल कर रहे हैं। हालांकि पश्चिमी देशों में विभाजन होता दिख भी रहा है। असल में रूस की इस योजना में चीन भी उसका साथ दे रहा है। अभी हाल ही में यूरोपीय देशों की राय चीन पर बटी हुई दिखी। अप्रैल की शुरुआत में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन का दौरा किया। इसे अमेरिका से अलग राह अपनाने के तौर पर देखा जा रहा है। मैक्रों के दौरे ने अमेरिका के माथे पर तब चिंता की लकीरें खींची जब उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोगों को अमेरिकी विदेश नीति की जंजीरों में नहीं बंधना चाहिए। इसलिए आज के एपिसोड में जानेंगे कि पश्चिमी जगत के देशों के बीच फूट डालने का क्या मतलब है। जानेंगे कि यूरोपीय देश कैसे और क्यों बटे हुए दिख रहे हैं। रूस और चीन की रणनीतियों पर भी विचार करेंगे। आइए इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैश्विक व्यवस्था पर पश्चिमी मुल्कों का वर्चस्व है और अमेरिका इन पश्चिमी मुल्कों का रहनुमा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक व्यवस्था ऐसी ही बन गई जिसमें अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा। लेकिन मॉस्को और बीजिंग पश्चिम के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को हमेशा से खत्म करना चाहते रहे हैं। अभी बीते दिनों जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को दौरे पर गए तब भी इन देशों ने पश्चिम का विभाजन कर वैश्विक व्यवस्था को बदलने पर जोर दिया। इसके लिए चीन और रूस पश्चिमी देशों के बीच राजनीतिक दरारें डालना चाहते हैं ताकि इनमें से कुछ देश अमेरिका की बजाय रूसी गुट के पक्षधर बन जाएं। चीन और रूस ऐसा करने में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। बीते दिनों ताइवान के मुद्दे पर पश्चिमी देश बटे हुए दिखे। चीन ताइवान पर जर्मनी और फ्रांस जैसी शक्तियों की दिशाएं अलग अलग दिखी। इसी तरह दूसरे यूरोपीय देश भी बटे हुए हैं। किसी को लगता है कि ताइवान मुद्दे पर उसे अमेरिका का साथ देना चाहिए, तो कोई देश ये कहता है कि ताइवान के मुद्दे पर यूरोपीय संघ को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ब्लॉक से उसका अर्थ अमेरिका और चीन से है। इससे पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद यूरोप में अमेरिका की जो हैसियत थी अब वो नहीं रह गई है। दूसरा ये भी कि अमेरिका यूरोप को एकजुट रखने में भी नाकाम रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन के मुद्दे पर यूरोपीय देश बटे हुए नहीं दिखते। मैक्रों का चीन दौरा भी अपने आप में बड़ा संकेत है। शायद मैक्रों अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि बीते 2 दशकों में चीन यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं के लिए इंजन साबित हुआ है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने ही बोझ के नीचे दब चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रांस जैसे अमेरिका के बड़े सहयोगी को चीन का रुख नहीं करना पड़ता। गौर करने वाली बात यह है कि इस माह में मैक्रों के अलावा यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेयन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला डे सिल्वा ने चीन का दौरा किया। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस इलाके के और भी नेता चीन का दौरा कर सकते हैं। सवाल है, रूस और चीन की रणनीति क्या है? असल में मॉस्को और बीजिंग को भरोसा है कि अपने ताकत जैसे कि परमाणु शक्ति, विशाल प्राकृतिक संसाधनों और बढ़ती अर्थव्यवस्था को एक साथ मिलाकर वे पश्चिम के लिए असुरक्षा पैदा कर सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि रूस और चीन 400 वर्षों के पश्चिमी वर्चस्व को दफन कर सकते हैं। इस रणनीति की सफलता मॉस्को बीजिंग धुरी पर टिकी हुई है, जो अमेरिका और यूरोप के बीच
दरार पैदा कर हासिल करना चाहते हैं। रूस अमेरिका के आंतरिक राजनीतिक मतभेद का भी फायदा उठाना चाहता है। बीते दिनों अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के दो नेताओं, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस ने यूक्रेन के लिए वॉशिंगटन के असीमित सैन्य समर्थन को खुले तौर पर चुनौती दी थी। ट्रंप वो नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के पतन के बाद पहली बार रूस को अमेरिका के लिए एक बड़े खतरे के रूप में नामित किया था। मॉस्को का ध्यान अमेरिका की राजनीतिक दरारों पर है, तो चीन अमेरिका की रणनीति को कमजोर करने के लिए अपनी बाजार शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका एवं चीन आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। चीन का अमेरिका में बड़ा निवेश है और अमेरिका चीन का बड़ा बाजार भी। दूसरी ओर ये चर्चा भी जोरों पर है कि चीन यूरोपीय मुल्कों के बीच के मतभेद का फायदा उठाकर उन्हें अमेरिका से दूर कर सकता है। यूरोप के कई देश चीन के कर्जदार हैं। इन देशों में चीन का निवेश है। ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, क्रोएशिया जैसे कई देश हैं जहां चीन का करोड़ों डॉलर निवेश है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने कर्ज जाल में फंसाकर यूरोपीय देशों के बीच फूट डाल सकता है, जैसा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसने किया है। रूस और चीन का गठजोड़ पश्चिमी जगत के विभाजन में कितना सफल हो पाता है, ये सब अभी भी भविष्य के गर्भ में है। अब बारी है कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इन दिनों सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। इसकी राजधानी खार्तूम में देश की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। इसमें अब तक कम से कम 185 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं करीब 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहां एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई है। दरअसल सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स मोहम्मद हमदान दगालो के नेतृत्व वाले एक अर्धसैनिक समूह हेमदेती और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की अध्यक्षता वाली सेना के बीच हफ्तों तक बढ़े तनाव के बाद आमने सामने है। असल में सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर साल 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। इसमें मुख्य विवाद सेना और अर्धसैनिक बल यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स के विलय को लेकर है। दूसरी ओर चीन ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौता कराने की पेशकश की है। चीन के विदेश मंत्री ने अपने इजरायली और फिलिस्तीनी समकक्षों से कहा कि उनका देश दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री ने दोनों समकक्षों के साथ अलग अलग फोन कॉल करके बात की। उसमें उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की चिंता व्यक्त की है। साथ ही शांति वार्ता की बहाली के लिए चीनी समर्थन की भी बात कही है। इस पर दुनिया के विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि ये चीन की कूटनीति का एक नाटकीय क्षण है। इसके जरिए चीन खुद को पश्चिम एशिया में एक राजनयिक खिलाड़ी होने की अपनी क्षमता के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा है। गौरतलब है कि बीते महीने इस इलाके में चीन ने दो कट्टर दुश्मन यानी सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत कराने में सफलता हासिल की है। उधर यूक्रेन पर हमले का 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस आग में घी डालने का काम नाटो चीफ ने कर दिया है। दरअसल नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने अचानक यूक्रेन पहुंचकर खलबली मचा दी। स्टोल्टनबर्ग युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार यूक्रेन गए हैं। नाटो के मुताबिक इसका मकसद यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर नाटो की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाना है। वहीं इस दौरे से रूस एक बार फिर भड़क उठा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की एक वजह यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की जिद थी। यही वजह है कि नाटो शुरू से ही यूक्रेन को युद्ध में मदद कर रहा है। इसे लेकर रूस और नाटो में भारी तनातनी चलती आ रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं चर्चा पर आधारित सवाल है, पश्चिमी जगत में फूट डालकर रूस और चीन वैश्विक व्यवस्था को बदल सकते हैं। वैश्विक भू राजनीति के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, इन सब बातों को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।